नमस्कार, मेरा नाम है वैभव गुप्ता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस में। आज मैं आपके साथ भारत में और भारत की राजनीति में इमर्ज होने वाले या प्रचलन में आने वाले एक ऐसे कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो छोटे टाइम में, छोटे समय के लिए देखने में ना सिर्फ अच्छा लगता है जबकि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, पर इसके जो दीर्घगामी परिणाम हैं, जो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ देश के लिए, पूरे समाज के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इवन आम आदमी के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे भारतीय राजनीति में बढ़ने वाला फ्रीबीज कल्चर। अब आपके सामने एक बात समझ में आनी चाहिए कि फ्रीबीज कल्चर का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान बहुत सारे राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर रिझाने के लिए या अपने समर्थन में वोटिंग करवाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे वादे करते हैं जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम साइकिल बांटेंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे। इस तरह के जो वादे हैं, ये वादे किए जाते हैं किसके द्वारा? तो आंसर है राजनीतिक दलों के द्वारा। इस पर बिना किसी पार्टी समर्थन और एक प्रॉपर एनालिस्ट की तरह मैं और आप बात करने वाले हैं। यहां पर मैं ना तो किसी पार्टी का समर्थन वो करने वाला हूं और ना ही किसी पार्टी के बारे में बात करने वाला हूं। हम सब पार्टियों के कल्चर के बारे में देखेंगे कि आजकल ऐसा कैसे देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं और आप स्टूडेंट्स हैं, मैं और आप सीखने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले हमें इनके बारे में समझना चाहिए कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। चलिए एक एक करके मैं बात करता हूं। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि भारत एक चुनावों का देश है। यहां पर चुनाव त्योहार की तरह आए दिन चलते रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव, तो कभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव, तो कभी स्थानीय सरकार का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऐसे चुनाव आए दिन चलते रहते हैं। और फ्रीबीज जो कल्चर है वो आजकल दिल्ली के चुनाव से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सारे राज्यों में लगभग इमर्ज हो चुका है, सारे राज्यों में फैल चुका है। और आज के टाइम पर फ्रीबीज कल्चर को लेकर राजनीतिक दल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पता नहीं किस किस प्रकार के चुनावी वादे कर रहे हैं। देखिए, इस चुनावी वादों से न सिर्फ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होते हैं, जबकि इन छोटे चुनावी वादों से, इन फ्रीबीज के वादों से स्थानीय जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर अहम बात की जानी चाहिए, जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं और लोग आकर्षण में आ जाते हैं इन्हीं फ्रीबीज की तरफ, इन्हीं फ्रीबीज के मुद्दों की तरफ, जिससे क्या होता है, जिससे राजनीति में कहीं ना कहीं वो मुद्दे भटक जाते हैं जिन पर वास्तविक रूप से बात करनी चाहिए। आपको पता है, हरियाणा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हरियाणा के चुनाव में सब पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणाएं की हैं। किसी ने कहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, किसी ने कहा है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तो किसी ने ये कहा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल कर देंगे, तो किसी ने कहा है कि हम सिलेंडर बहुत सस्ते दामों पर देंगे। ये देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों को प्रोवाइड करने के बाद स्टेट की इकोनॉमी को बना के रखना, स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखना, स्टेट के सरकारी कर्मचारियों को वेतन प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ी बात है। आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, पिछले साल इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादे किए कि हम अपने नागरिकों को 200 यूनिट बिजली और वो सारी चीजें, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही उन्होंने पहले ही मंथ ये किया, पहले मंथ में ही राज्य पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ने लगा और धीरे धीरे ये कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हिमाचल की सुक्खू सरकार ने यह कहा है कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा नहीं है। सेम ऐसे ही कर्नाटक में देखने को मिला, सेम ऐसे ही राजस्थान में देखने को मिला, सेम ऐसे ही कुछ समय पहले दिल्ली में देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि फ्रीबीज कल्चर क्या होता है। उसके बाद कुछ हम लोग इसके थोड़े से लाभ भी बात करेंगे और फिर देखेंगे इसकी हानियां, क्योंकि मेरे को और आपको ये नहीं देखना है कि किस पार्टी ने क्या दिया, मेरे को और आपको देखना है कि इसका फायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म फायदा क्या होगा, लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा, ये सब कुछ समझना है। क्योंकि ओवरऑल मुझे और आपको एग्जाम में इनसे डील करना है,
तो अगर आपसे जब पूछ लिया जाए कि फ्रीबीज कल्चर क्या है, वर्तमान राजनीति में मौजूद फ्रीबी कल्चर, भारतीय राजनीति में बढ़ता हुआ फ्रीबीज कल्चर भारत की आर्थिक वृद्धि में कैसे रुकावट पैदा कर सकता है, वो मैं और आप समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले सार्वजनिक आउटरीच और संलग्नता इससे बढ़ती है। फ्रीबीज कल्चर से क्या होता है कि लोगों को संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे जनता और सरकार के बीच में एक भरोसा बढ़ता है कि हाँ भाई, सरकार हमारे लिए लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है। साथ ही इससे हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, उसकी तरफ भी एक इशारा जाता है कि सरकार कल्याणकारी राज्य की तरफ इशारा कर रही है, इससे ये फायदा होता है। कुछ अपने पास एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बताया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में लैपटॉप साइकिल बांटने से, लैपटॉप और साइकिल के वितरण से नागरिकों और सरकारों के बीच में विश्वास बढ़ा है। साथ ही ऐसा ही डाटा नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में जब साइकिल बांटी गई, खास करके महिला छात्रों में, तो इससे न सिर्फ इनरोलमेंट रेशो बढ़ा, बच्चों की स्कूल में दाखिला लेने की संख्या बढ़ी, जबकि ड्रॉप आउट रेशो बहुत कम हुआ है। बच्चों ने स्कूल छोड़ना काफी कम कर दिया। क्यों? आने जाने के लिए उनको साइकिल की सुविधा मिलने लगी। इसके अलावा मिड डे मील जैसी सुविधा, आप याद रखिए, मिड डे मील भी एक तरीके से फ्रीबीज है, लेकिन मिड डे मील ने आपके देश में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, खास करके रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आपको याद रखना है, इस स्कीम की वजह से ड्रॉप आउट रेशो बहुत कम हुआ है, बच्चों में कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत दूर हुई है, साथ ही खाना प्रॉपर मिलने से स्कूल में एनरोलमेंट रेशो भी बढ़ा है। तो काफी अच्छा है ये यहाँ पे। उसके बाद समाज कल्याण क्या होता है? हाशिए पर रह रहे लोग, हाशिए मतलब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग, उनको आसानी से क्या मिल जाती हैं? ये सुविधाएं मिल जाती हैं। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, जब ये सुविधाएं बहुत कम दाम पे मिलती हैं तो उनको काफी सहज महसूस होता है, उनको आर्थिक लाभ महसूस होता है और वो समाज में अपने आप की अपनी उपस्थिति को अच्छे से दर्ज करा पाते हैं। तो इससे समाज कल्याण होता है। इसके अलावा विश्व बैंक ने अपने डेटा में, आप जानते हो विश्व बैंक के बारे में, विश्व बैंक ने अपने डेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और वो बात क्या है कि भारत में पीडीएस स्कीम के कारण, याद रखिएगा, भारत में पीडीएस स्कीम के कारण क्या हुआ है? गरीबी रेखा में काफी कमी आई है, गरीब लोगों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। ये यहाँ पे पांचवा फायदा क्या होता है? आम आदमी, खास करके रेहड़ी पटरी और जो मजदूर लोग हैं, उनकी आय पर थोड़ा सा अच्छा असर देखने को मिलता है जब उनको बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। जैसे दिल्ली में एक किराए पर रहने पर परिवार को या एक डेली वेजेस वाले परिवार को काफी सकारात्मक लाभ होता है इससे, जो फ्रीबीज मिलती हैं। यानी कि फ्रीबीज का एक सकारात्मक पक्ष भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के और लाभ को वो करने के लिए करती है। इसी तरह से तुमने देखा होगा दिल्ली में तो बसें फ्री हैं स्पेशली महिलाओं के लिए, वो भी अपने आप में अच्छी बात है, जिससे महिलाओं में एक अच्छी पॉजिटिवनेस आती है सरकार के प्रति। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे। उसके बाद आय की असमानता में कमी आती है। इकोनॉमिक गैप है वो काफी कम होता है, किससे? फ्रीबीज जैसी सुविधाओं से। तो ये तो हो गए सारे लाभ जो सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा फ्रीबीज के रूप में जनता को दिए जाते हैं। एक कल्याणकारी राज्य में ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये यहां पर बात हो रही है। अब देखिए, दूसरा पक्ष आता है इसकी नकारात्मक प्रभाव, जो कि लाभ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लाभ शॉर्ट टर्म है, छोटे टर्म के लिए तो आपको लाभ मिल जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका खामियाजा बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। वही मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं इसके बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहले इससे क्या होगा? डिपेंडेंसी सिंड्रोम का बढ़ना। क्या मतलब है भाई? अगर सरकार फ्रीबीज प्रोवाइड करती है तो इससे जनता में धीरे धीरे और मिलने की संभावना जग जाती है। जैसे मान के चलो, किसी राज्य में सरकार ने किसानों के ऋण को माफ किया, तो होता क्या है कि जब सरकार ऋण को माफ कर देती है ना, तो जो किसान ऋण चुका सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बड़े किसान हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिर इससे अपने आप को दूर रखना शुरू कर देते हैं और वो ऋण चुकाना बंद कर देते हैं कि इस उम्मीद में कि सरकार उनका ऋण माफ कर देगी। पहली चीज। दूसरी चीज, राजकोषीय बोझ का बढ़ना। सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो एक डेटा में यह कहा गया था कि कर्नाटक जितना पैसा है उतना उसका 57% पैसा अपनी फ्रीबीज, पेंशन स्कीम और बहुत सारी सुविधाएं देने में ही खर्च कर देता है।
अब आप सोचिए कि जब इतना बड़ा पैसा इस पर खर्च होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च करेगा साथ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इनके ऊपर कैसे खर्च करेगा? तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है फ्रीबीज के इसमें कि जिससे राजकोषी उस पर पड़ता है, जिससे अवसंरचना विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। गुणवत्ता के साथ समझौता, फ्रीबीज के नाम पर क्या होता है? अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाती। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं पीडीएस। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो मिलने वाले चावल में कई बार देखा गया है कि वहां पर गेहूं की गुणवत्ता और चावल की गुणवत्ता बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये गुणवत्ता के साथ समझौता ही तो है। क्या बोल दिया जाता है? फ्री में दे रहे हैं, ठीक है भाई, चल रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। क्या मतलब है भाई? अगर सरकार फ्री में मुफ्त में चीजें देती है, जैसे बिजली जैसी चीजें फ्री में मिलती हैं, तो लोग उसके बचत की बात बिल्कुल नहीं करते, लगातार उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है? ओवरऑल नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ते हैं और खर्च फालतू में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवा, देश में मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं। सरकार जब फ्रीबीज जैसी सुविधाएं देती है तो इससे क्या देखने को मिलता है? इससे मुद्रास्फीति, एक शुरुआत में तो चीजें सही है, लेकिन बाद में महंगाई की दर बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको पता है कि श्रीलंका की सरकार ने चुनाव से पहले, जो गोताबाया राजपक्षे की जब सरकार बनी थी, तो चुनाव से पहले उन्होंने टैक्स बहुत कम कर दिया, साथ ही बहुत सारी चीजें फ्री में दे दी। फिर क्या हुआ? टैक्स कम हुआ, सरकार के पास पैसा कमी हुई, और पैसा कमी हुआ तो सरकार ने बाकी चीजों के रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। रेट इतने ज्यादा बढ़े कि आम आदमी उन चीजों को, जो डेली नीड की चीजें थी, उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और जब डेली नीड की चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो जनता ने विरोध किया। विरोध में राजा गोताबाया राजपक्ष के, जो श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है, वहां तक लोग आ गए और गोताबाया राजपक्षे को भागना पड़ा अपना देश छोड़ के। ऐसा ही स्थिति वेनेजुला में हुई। वेनेजुला में क्या देखने को मिला? सरकार ने अपने नागरिकों को खुश करने के लिए बड़ी मात्रा में फ्रीबीज जैसी सुविधाएं दी। मजबूरन हुआ क्या? मुद्रास्फीति का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। 10 लाख रुपए का नोट छापना पड़ा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए वेनेजुला को। अब सोच के देखिए, वेनेजुला जैसा देश जो ऑयल, जहां नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में, खास करके पेट्रोलियम रिसोर्सेज, उसको 10 लाख रुपए का नोट छापना पड़ा, और आज भी उसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रीबीज चीजें खराब करती है, ये बात आपको याद रखना है। ऐसे ही हमारे राज्यों के अंदर, चाहे वो हिमाचल का राज्य हो, चाहे वो हरियाणा की बात कर लो, चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, इनके राजकोषीय भार इतना ज्यादा हो गया कि इनकी सरकारें आए दिन बोलती हैं कि हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जो कि अब एक मुद्दा का विषय है। तो ये तो हो गए नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अब बात आती है आगे की राह क्या हो, क्या किया जाए। तो देखो, सबसे पहले सरकारों को कल्याणकारी योजना व फ्रीबीज में अंतर रखने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि कल्याणकारी योजनाएं और फ्रीबीज दोनों में अंतर किया जाए। ये ना बोला जाए कि फ्रीबीज के नाम पर हम कल्याणकारी योजनाओं को दे रहे हैं, ये पहला। दूसरा, राजनीतिक दलों को फ्रीबीज के खर्चों को जनता के समक्ष रखना चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और फ्रीबीज देने वाली हैं, उनको जनता के समक्ष रखें, जिससे कि जनता को यह पता लगे कि कितना पैसा फ्रीबीज पे खर्च होगा। जनता जागरूक होगी तो क्या होगा? वो ऐसी सुविधाओं के प्रति आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि बाद में नुकसान उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। तो इससे चीजें सकारात्मक में आएगी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाया जाए, और निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से पूछे कि आप जो फ्रीबीज की सुविधाएं दे रहे हो, क्या ये राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगी? अगर ऐसा उसको लगता है तो निर्वाचन आयोग उनकी सदस्यता को रद्द करे, उनको पनिश करने का काम करे, जिससे कि ऐसी सुविधाओं को वो थोड़े टाइम के लालच में ना दें। इसके अलावा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतदाताओं को समझना चाहिए कि उनका वोट बिकाऊ नहीं है, उनका वोट देश के निर्माण में सहायक है। थोड़ी सी फ्रीबीज, थोड़ी सी लालच में आकर वो अपना वोट ऐसे राजनीतिक दलों को दे देते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए नुकसानदायक बनते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। और साथ ही सरकारों को चाहिए कि सरकार समावेशी विकास करे, एक ऐसा विकास करे जहां फ्रीबीज की जरूरत ही ना पड़े, एक ऐसा विकास करे जहां हर व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो, एक ऐसा विकास करे जहां हर व्यक्ति के पास कौशल हो। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल की सुविधाएं होंगी तो उनको काम मिलने में कोई देरी नहीं होगी, और उन्हें किसी फ्रीबीज, किसी मुफ्त के उपहार, किसी की फ्री में दान में दी गई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये थी कहानी पूरी फ्रीबीज की, जो कि हमारे देश में
एक बढ़ता हुआ कल्चर है। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं आजकल कर रही है। हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ के राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या फ्रीबीज कल्चर अच्छी बात है? क्या आपको लगता है ये छोटा लाभ बाद में नुकसान देता है? ये आंसर है, बिल्कुल बात सही है, ये छोटा लाभ बाद में नुकसान देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को काफी ज्यादा न्यूज में देखा गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि फ्रीबीज कल्चर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सामने मैं इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं, फालतू किसी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करता, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई भी ऐसा टॉपिक ना लाऊं जो सोसाइटी से, आपसे, आपके एजुकेशन से रेलिवेंट ना हो। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, जिससे कि चीजें और अच्छे से आगे बढ़ें। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आप पूरी क्लास देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे जहां पर की नोट्स आप नोट करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, जिससे कि आप अपने सपनों को पंख दे सकें। इसी बात के साथ मैं विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।